नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। 24 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। छापेमारी में लगभग 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। 600 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी भी मिली है। देखिए, ईडी का बयान सामने आ गया है और बताया कि 600 करोड़ की प्रॉपर्टी की भी जानकारी ईडी को मिली है। रेड में 1900 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए हैं। तो जो छापेमारी हुई है अब उस पर ईडी का बयान सामने आ गया है। 24 ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई और इसमें ईडी का कहना है कि 1 करोड़ कैश बरामद किया गया है। साथ ही 600 करोड़ की प्रॉपर्टी का भी ईडी को पता चला है। इसके साथ ही रेड में 1900 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी के जो एक्शन देखने को मिले वो हम आपको बता रहे हैं। जो छापेमारी की गई उस पर ईडी ने बताया कि आखिर इस छापेमारी को क्या क्या बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो छापेमारी की गई थी उस पर ईडी का जवाब सामने आया और उन्होंने बताया कि आखिर क्या क्या उन्हें मिला है। सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, लगातार छापेमारी को लेकर सवाल उठते थे। अब ऐसे में ईडी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि छापेमारी जो की जा रही है उसमें उससे आखिर क्या क्या बरामद हुआ। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें लगातार जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हर जगह पे चल रही है, तकरीबन ये 2 दिन से पूरा जो क्रम है, लगातार ईडी अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। हमने देखा था कल महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे छापेमारी हुई और इसके अलावा जिन जगहों पे छापेमारी हुई है, लगातार ये एक विपक्ष के तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये ईडी और ये जो सीबीआई है लगातार क्यों एक के बाद एक राज्यों में जा रही है। तो आज इस पूरे अगर हम क्रम को देखें, क्योंकि आज भी 23 से 24 जगहों पे लगातार जो ये पूरी जो छापेमारी थी वो लगातार चल रही थी। तो ये जो छापेमारी का दौर चल रहा था उसको लेकर के ईडी ने बताया कि 24 ठिकानों पे जो आज छापेमारी हुई है और पिछले 2 दिनों से जो पूरा ये घटनाक्रम रहा है, क्या क्या चीजें ईडी को बरामद हुई हैं, उसको लेकर के ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईडी सिर्फ अपना काम कर रही है और जिस तरीके से छापेमारी में जो जो चीजें बरामद की गई हैं, करोड़ों रुपए की जो चीजें जो है वो बरामद की गई हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो ईडी की तरफ से सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी गई है। हालांकि एक चीज और आप देखिए कि एक तरफ जो ईडी की छापेमारी चल रही है तो दूसरी तरफ तमाम मसले पर जो सीबीआई है वो भी काफी एक्टिवेट है। सीबीआई भी लगातार लोगों को सम्मन कर रही है। कई पुराने जो केसेस हैं, चाहे वो हम लालू यादव से जुड़े मसले की बात करें, उससे भी रिलेटेड कई जो केसेस हैं उस पर भी जांच कर रही है। इसके अलावा जो ये जो छापेमारी का क्रम है ईडी की तरफ से, यानी कि ईडी और सीबीआई दोनों लगातार तमाम जो भ्रष्टाचार से जुड़े मसले रहे हैं, कई साल पुराने मसले रहे हों, सभी विषयों पे छापेमारी कर रही है। और 24 ठिकानों पे जो छापेमारी लगातार की जा रही थी ईडी की तरफ से, उसमें जो जो चीजें बरामद की गई हैं उन सभी चीजों को सार्वजनिक तौर पे ईडी ने आज बताया है कि दरअसल करोड़ों रुपए का ये मामला था। कई विदेशी ऐसे जो बहुमूल्य सामान है वो भी बरामद किए गए हैं जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए। तो इस तरीके की पूरी जो छापेमारी है वो लगातार चल रही है। गौरव, देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ छापेमारी भी चल रही है। यानी आने वाले दिनों में वो तमाम लोग जो इस जांच के दायरे में हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो छापेमारी में चीजें बरामद हुई हैं इनको लेकर भी सवालों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बहुत स्पष्ट है। लैंड फॉर जॉब की अगर हम बात करें तो ये दरअसल बहुत पुराना मामला है। आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है और लालू यादव उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे और जिस तरीके से
बड़े पैमाने पर बंदरबाट किया गया, लोगों को औने पौने दाम में जमीनें लोगों से ली गई, कागजी तौर पर लिखवाई गई, उसके बाद से नौकरी देने की बात की गई। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको लेकर के राजस्थान, माफ कीजिएगा, मुंबई में भी कुछ जगहों पे, कल जो है महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों पे जो छापेमारी है उसका दौर चला है। और इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि मामला करोड़ों रुपए का है, लैंड फॉर जॉब मामले पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी लगातार जो मामले दर्ज कर रखी है उसको भी लेकर के जो पूछताछ है वो कर रही है। तो अब जो पूरा का पूरा ये दायरा है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने करोड़ रुपए की जो जमीनें थी वो हर अलग अलग राज्यों में बनाई गई, इन सभी चीजों को ईडी लगातार जो है वो खंगाल रही है और जो उससे जुड़े दस्तावेज है वो समय समय पर सार्वजनिक कर रही है। हालांकि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है लगातार पिछले 2 दिनों से चल रही है और कल क्योंकि रविवार का दिन है, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कल और बड़े पैमाने पर जो इससे जुड़े दस्तावेज हैं वो भी निकल करके सामने आ सकते हैं। और आज देखिए जिस तरीके से तेजस्वी का जो रिएक्शन था, बिहार में जो नीतीश कुमार का रिएक्शन था, वो इसी से रिलेटेड पूरा रिएक्शन निकल के आ रहा था। नीतीश कुमार ने तो ये तक कह दिया कि जब बीजेपी के साथ रहते हैं तब सारी बातें सही हो जाती हैं, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है, कहीं कोई जांच नहीं कराई जाती है, और जैसे ही बीजेपी का साथ छूटता है उसके बाद से तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। तो ये जो लैंड फॉर जॉब का मामला है, ये देखिए है तो बहुत पुराना, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, पूछताछ के लिए जो समन कर रही है, तो उससे परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। और उसी पूरे परेशानी को जिस तरीके से विपक्ष है वो ये कह रहा है बार बार कि केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो साउथ में जब एंट्री हुई है इस पूरे मामले की, जिसमें मनीष सिसोदिया के माध्यम से जो शराब घोटाला प्रकरण था उसको लेकर के साउथ समूह की जैसे ही एंट्री हुई, उसमें कविता का नाम निकल करके सामने आता है, तो उसके बाद से इस मामले को और तूल दे दिया जाता है कि आखिर ये किस तरीके की जांच की आंच में अभी कुछ और लोगों के नाम आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। चलिए बात करते हैं शराब घोटाले की, जो कि दिल्ली से लेकर दक्षिण तक पहुंच गया। दिल्ली आबकारी नीति यानी शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता पर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की ओर से हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद के कविता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता से दिल्ली के ईडी ऑफिस में पूछताछ शुरू हुई। उनसे दिल्ली की शराब नीति के मामले में पूछताछ की गई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। केसीआर को आशंका है कि ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे केटीआर और तेलंगाना सरकार में मंत्री टी हरीश राव को दिल्ली भेजा है। कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, केंद्र सरकार वहां ईडी कार्ड इस्तेमाल कर रही है। कविता दिल्ली में अपने पिता के आधिकारिक निवास पर रुकी हुई थी। ईडी दफ्तर जाने से पहले बीआरएस के कार्यकर्ता की भारी भीड़ जमा हो गई। के कविता ने समर्थकों का अभिवादन किया और सुबह 11 बजे के करीब वह ईडी ऑफिस पहुंची, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ईडी ऑफिस के बाहर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात थे। बीआरएस कार्यकर्ता और समर्थक तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और बंदी संजय के पुतले भी फूके। कार्यकर्ता में गुस्सा इस कदर देखने को मिला कि उन्होंने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि बंदी संजय ने बीआरएस की एमएलसी के कविता के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। इसे लेकर बंदी संजय के ऑफिस से प्रतिक्रिया आई, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन पहले बंदी संजय ने कुछ बातें कही थी, जिन्हें जबरदस्ती बड़ा बनाकर लोगों के सामने परोसा गया। इसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट। ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा।
विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। बीआरएस में ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली से हैदराबाद तक गुस्सा दिखा। हैदराबाद में बीजेपी के खिलाफ बीआरएस ने पोस्टर लगाए। पोस्टर में हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे और शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं को दिखाया गया, जिसमें कहा गया कि ये पहले दूसरी पार्टियों में थे, वो रेड के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अब उन्हें कोई जांच एजेंसी परेशान नहीं करती। कविता सीबीआई और ईडी के रेड के बाद भी नहीं बदली। पोस्टर में कविता के लिए लिखा है कि सच्चे रंग कभी हल्के नहीं पड़ते। पोस्टर में सबसे नीचे बाय बाय मोदी लिखा गया है। हैदराबाद में केसीआर के घर के बाहर भारत राष्ट्र समिति पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएंगे। 10 मार्च को एक पार्टी मीटिंग में केसीआर ने कहा कि पूछताछ के बाद ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीआर को लग रहा है कि बीजेपी उनकी पार्टी को डराने के लिए कविता को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे पीछे नहीं हटेंगे। ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। 7 मार्च को दिल्ली की एक कोर्ट ने हैदराबाद के एक व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया गया। अरुण को कविता का करीबी बताया जा रहा है। पिल्लई पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। साथ ही ईडी का आरोप है कि कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा है, जिसने रिश्वत देकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव कराए और खूब पैसे कमाए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद नीति को वापस लिया गया था। कविता ने 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल की। वह संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग को उठा रही थी। उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल जरूरी है और इसे जल्दी से लाने की जरूरत है। इस दौरान उनके साथ आप, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि ये जांच एजेंसियां चुनाव नजदीक आने पर क्यों एक्टिव होती हैं। दूसरी तरफ सीबीआई ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के घर पर ही छापेमारी क्यों करती है। लेकिन सीएम केसीआर ने बुलंद आवाज में ये बात साफ कर दी है कि ये लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है के कविता, जिनसे ईडी की ओर से जो पूछताछ है वो चल रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता, जिन्हें ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ देखिए लंबी चल रही है। बीआरएस पार्टी की एमएलसी है के कविता, जिन्हें पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बुलाया गया, जिसका विरोध आप देखिए तेलंगाना से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचा। 2014 में निजामाबाद से सांसद चुनी गई थी के कविता, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं। 2019 में हालांकि देखिए इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनाव आपको याद है। वहीं कौन है अरुण रामचंद्र पिल्लई, अब ये आपको बताते हैं। अरुण रामचंद्र पिल्लई हैदराबाद के रहने वाले हैं और इस पूरे मामले में देखिए बहुत संदिग्ध भूमिका है। शराब नीति घोटाले में अरुण पिल्लई एक बड़ा किरदार है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईडी की माने तो अरुण पिल्लई की सक्रिय भूमिका रही है इस पूरे मामले में और इसीलिए ये जो एक्शन है ईडी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कविता के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल था अरुण रामचंद्र पिल्लई,
जिनके बारे में कहा जा रहा है। अब पेशी से पहले जो प्रदर्शन किया गया, जंतर मंतर पर एक दिन का सांकेतिक धरना किया गया। तेलंगाना में पोस्टर वॉर भी आपने देखा, उस पर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। 16 विपक्षी दलों के साथ कविता का शक्ति प्रदर्शन। विपक्षी दल इसलिए साथ हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां हम तक पहुंच रही हैं, उनके बड़े नेताओं से पूछताछ हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को ईडी का समन पहुंचा, जिसके बाद ईडी के सामने वो मौजूद हुई, वो पहुंची, पेशी हुई उनकी, और वहां पर उन्होंने ईडी के जो सवाल है उनका जवाब दिया। ईडी 11 मार्च को के कविता से सवाल जवाब जो है वो करेगी, यानी आज जो सवाल जवाब हुए हैं वो हम बता रहे हैं। अब इसके साथ ही अब आपको हम ये बताते हैं कि कविता पर आखिर आरोप क्या है। अरुण पिल्लई के कविता का मुखौटा मात्र था। अब आप समझ लीजिए कि कितने गंभीर आरोप के कविता पर रहे होंगे। विजय नायर से डील जो है वो अरुण पिल्लई करा रहा था। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए। ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी को दरअसल 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। क्यों दिए गए थे वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए गए। आम आदमी पार्टी जो कहती है कि भ्रष्टाचार से उसका कोई लेना देना नहीं है, और दिल्ली शराब नीति में जो कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, उस आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। विजय नायर को आम आदमी पार्टी के नेताओं का करीबी बताया जाता है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि डील आखिर किस तरह से हुई दोनों के बीच और मामला कैसे लगातार आगे बढ़ा। इसके बाद अब रिमांड कॉपी के बारे में आपको बताते हैं। रिमांड कॉपी में कविता का नाम कहाँ है? 34 नंबर पेज पर कविता और समीर महेंद्रू का जिक्र है। 35 नंबर पेज पर आईटीसी हैदराबाद में बैठक जो हुई थी उसका जिक्र किया गया है 35 नंबर पेज पर। इसके साथ ही अमित अरोड़ा ने कविता से 10 बार संपर्क किया था। अभी संपर्क कैसे किया वो भी हम आपको बता दें। 2 अलग अलग नंबर से कविता से संपर्क किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि 10 बार संपर्क किया गया, लेकिन 2 अलग अलग नंबर जिनकी पड़ताल भी की गई। गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक हैं अमित अरोड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक कड़ियां कैसे जुड़ी, और इसके बाद ईडी ने कविता को भी जांच के दायरे में ले लिया। फिर ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी और लंबी पूछताछ हुई है। अब ईडी की छापेमारी में कौन, आप देख सकते हैं कि भारी पड़ा, ये हम आपको बता रहे हैं। मनमोहन सरकार में कुल छापेमारी 112, वहीं मोदी सरकार में कुल छापेमारी हमने आपको बताई जो 2000 से ज्यादा रही। कुल प्रॉपर्टी जब्त की गई 5346 करोड़। यहां पर मोदी सरकार में 95,432 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई। शिकायत पर मनमोहन सरकार में 104 शिकायत पर एक्शन हुआ और उधर 839 शिकायतों पर। मनमोहन सरकार में कुल 112 छापेमारी, मोदी सरकार में 2974 छापेमारी। तो चलिए, हमने आपको बताया कि आखिर दोनों सरकारों में जो छापेमारी रही उसमें कौन किस पे भारी रहा। वहीं इस मामले पर बीआरएस पार्टी के प्रवक्ता कार्तिक रेड्डी और बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं आपको। बस ये 9 साल में हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम का यही एक सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि एजेंसीज का किसी न किसी जरिए से अब उपयोग करो। ऑपोजिशन लोगों के घरों में, अब उनके दफ्तरों में ये एजेंसीज को भिजाओ, उनके रिश्तेदारों में, नजदीकी लोगों में जेल में डालो, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन पे मारो। बस यही माहौल से प्रधानमंत्री जी जो 9 साल में जो ये परिस्थिति क्रिएट कर चुके हैं देश में, उसी का तो पिक्टोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है वो पोस्टर। हम तो कुछ नया कुछ नहीं बता रहे, बस देश के लोगों को पता है क्या हो रहा है, हम बस एक पोस्टर के जरिए बताना चाह रहे हैं। गुजरात का चुनाव था, कहते हमें डराया जा रहा है। यूपी का चुनाव था, हमें डराया जा रहा है। गोवा का चुनाव था, हमें रोका जा रहा है। उत्तराखंड का चुनाव था, हमें रोका जा रहा है। हम सरकारें बन, अरे जमानतें जब्त हो गई आपकी। झूठ बात ने और लूट के सागर, उनकी बदबू रुक नहीं सकती। अपना कर रही है, बख्शे नहीं जाने की जनता चाहती है, लूटने वालों के पीछे जाने की। मोबाइल क्यों 7 स्टार फार्म हाउस में मीटिंग, 5 स्टार होटल्स के अंदर मीटिंग का एजेंडा, गवाह, पैसों का लेन देन, पैसों की एंट्रीज, ये जनता के पैसे पर डकैती है।
बताना चाहिए कौन कौन शामिल है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक संवेदना है। माँ एक भावना है जिसमें प्रेम, धैर्य, विश्वास सब कुछ समाया है, क्योंकि व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को गढ़ने वाली अगर कोई शख्सियत है तो वो है माँ। और पीएम मोदी भले ही देश के लिए प्रधानमंत्री हों, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के करीब जाते थे, मानो माँ की ममता तले फिर से वो बच्चे बन जाते थे। माँ के प्रति पीएम मोदी का अगाध प्रेम किसी से नहीं छिपा। कई ऐसी तस्वीरें, वीडियोस समय समय पर हम सभी को देखने को मिले जहां माँ बेटे के बीच का अटूट बंधन नजर आया। पीएम मोदी भी कई बार अपनी माँ का जिक्र कर भावुक नजर आ चुके हैं। आज जब माँ हीराबा दुनिया में नहीं है, पीएम मोदी ने अपनी माँ से लगाव की एक मिसाल देश और दुनिया के सामने रखी। दरअसल पीएम मोदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी मां हीराबा को समर्पित एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें हीराबा के जीवन से जुड़ी बातें, उनके फोटोज, वीडियोस और उनकी सीख को शामिल किया गया। वहीं इसमें 4 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत में एक वीडियो है जिसमें अपनी मां के लिए पीएम मोदी के दिल की बातों को जीवंत तरीके से पेश किया गया। इस वीडियो में कहानी के तौर पर पीएम मोदी के बचपन से लेकर उनकी मां के निधन तक को दिखाया गया। वीडियो के आखिर में पीएम मोदी के शब्दों को आवाज दी है, जिसमें कहा गया, पूज्य मां, आज आप नहीं हैं, फिर भी आपके दिए गए संस्कार मेरे मनोमस्तिष्क पर आपके 2 हाथों की तरह फैले हैं, जो मुझे शक्ति और शिक्षा देते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 30 दिसंबर को हीराबा का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये माइक्रोसाइट लॉन्च की गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।